जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज का एमसीक्यू करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर 12 जून स्टार्ट करने से पहले वी ऑल शुड पे कॉन्डोलेंसेस, वी ऑल शुड प्रे फॉर दोज डिपार्टेड सोल्स who lost their life in an very unfortunate incident, जो आज ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है एयर इंडिया के विमान का अहमदाबाद इंडिया में। तो वी ऑल शुड प्रे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली अपनी जान गंवाई, स्पेशली वो मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो मेडिकल प्रोफेशनल अपनी पढ़ाई कर रहे थे अपने हॉस्टल में, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर क्रैश लैंडिंग हुई और उनकी भी जान गई, तो उन सबके आत्मा की शांति के लिए हमारी प्रार्थना है। और साथ ही जो परिवारजन है जिन्होंने अपनों को खोया, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान ऊपर वाला उन्हें हिम्मत दे, है ना। वी ऑल शुड प्रे फॉर दैट। चलिए हम लोग प्री सिक्योर को शुरू करते हैं, जून 12 वाले एडिशन को। तो आज के प्री सिक्योर में हम लोग टॉपिक क्या डिस्कशन करेंगे। पहला है मर्कोसुर। दिस मर्कोसुर, दिस इज एन इनिशिएटिव, ये साउथ अमेरिकन नेशंस का एक इनिशिएटिव है। हम देखेंगे कि इस इनिशिएटिव का इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है, क्यों ये एमसीक्यू आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देन कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स, क्रॉपिक, बड़ा अच्छा नाम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, क्रॉपिक नाम का एक एप्लीकेशन जो कि क्या करेगा, रियल टाइम ऑब्जर्वेशन करेगा क्रॉप्स का फोटो लेकर। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इस क्रॉपिक का यूज ना, अगेन जैसा मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं कि प्री सिक्योर का यूज सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, इस क्रॉपिक प्लेटफॉर्म का यूज आप अपने मेंस के आंसर में भी कर सकते हो। यू कैन यूज इट इनटू जीएस पेपर 3। आप इसको जीएस पेपर 3 के आंसर लिखने में या बाकी भी किसी जीएस पेपर के आंसर लिखने में, सपोज जीएस पेपर 1 में ही एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए या जीएस पेपर 2 में आ गया, है ना। जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन कैसे आया कि सपोज रूरल गवर्नेंस को कैसे बेटर किया जा सकता है, गवर्नेंस एग्रीकल्चर के लिए या फार्मर्स के लिए कैसे बेटर हो सकता है। आप इस क्रॉपिक का एग्जांपल दे सकते हो, जीएस पेपर 3 में भी दे सकते हो। देन कर्च स्ट्रेट, ये वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस है। वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी हो या एपीएससी हो या बाकी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो ये कर्च स्ट्रेट न्यूज में था, उसको हम लोग वर्ल्ड मैप से रिलेट करके पढ़ेंगे। देन आइक्रीसैट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आइक्रीसेट, अगेन इट वाज मेंशन्ड इन द न्यूज। एंड देन सी केयर्स, सी केयर, यहाँ पे केयर की बात हो रही है और सी वर्ड है, दिस इज रेफरिंग टू कोल। किसको रेफर कर रहा है? कोल को। तो कोल वर्कर्स के केयर से रिलेटेड, अब उनका किस टाइप के केयर की जरूरत है, प्रोविडेंट फंड है या क्या कुछ है, वो देखेंगे। कल 11 जून वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस का डिस्कशन और आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस वुड बी द एजेंडा ऑफ टुडेज प्री सिक्योर सेशन। पहला हम देखते हैं मर्कोसुर से रिलेटेड। तो मर्कोसुर से रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे पैराग्वे गए हुए थे और वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। और द हिंदू ने एक अच्छा आर्टिकल क्या पब्लिश किया, दैट इंडिया एंड पैराग्वे कैन एक्सपेंड ट्रेड विथ मर्कोसुर, सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि एक नया अपॉर्चुनिटी है हेल्थ केयर के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में, रेलवेज के सेक्टर में, जिसमें इंडिया अच्छा कर रहा है। और इन साउथ अमेरिकन नेशंस के साथ इंडिया एक नया एक ट्रेड एस्पेक्ट ओपन कर सकता है। हमें देखना क्या है कि ये जो मर्कोसुर ग्रुप है साउथ अमेरिकन नेशंस का, क्या इंडिया इसका पार्ट है? अब इंडिया इसका डायरेक्टली पार्ट तो नहीं है, इंडिया इज नॉट अ डायरेक्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ये चीज याद रखिएगा। आगे भी मैंने नोट में मेंशन कर दिया है कि इंडिया, हमारा प्यारा भारत, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, जैसे भी बुला लो, इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्रेड तो कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो गया, दैट with reference to Mercosur South Southern Common Market, consider the following statement. It was established in 1991 through the Treaty of Asuncion to promote free movement of goods, services, capital and people among its members. The statement is correct कि इसको 1991 में एग्जिस्टेंस में लाया गया थ्रू दिस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ एसेंसियन। इसका और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है, आप याद रखिएगा कि एक ट्रीटी थी, इसके ज्यादा डिटेल से हमें मतलब नहीं है। इसका पर्पस क्या था कि फ्री मूवमेंट हो सके या फिर इजी मूवमेंट हो सके गुड्स, सर्विसेज का, पीपल का, सो दैट सदर्न अमेरिकन नेशंस जो है उनके बीच ट्रेड बढ़िया हो सके, उनके बीच का कनेक्शन इंक्रीज हो सके। 1991 का ईयर हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइम में होता है जीपीएल रिफॉर्म। हाँ, तुम लोग इसको एलपीजी रिफॉर्म भी बुला सकते हो, मैं इसको जीपीएल रिफॉर्म बुलाता हूँ। मेरे फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा,
गोकुल धाम प्रीमियर लीग होती थी तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, तो जीपीएल रिफॉर्म आप बुला लो, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जैसे भी बुला सकते हैं। तो 1991 का साल इंडिया के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए जाना जाता है। You should comment, you should mention in the comment section that what are the important aspects of LPG reform. LPG reforms के important aspects क्या क्या हैं? पहला स्टेटमेंट करेक्ट था। इट्स ओरिजिनल मेंबर्स वर अर्जेंटीना, ब्राजील एंड पैराग्वे एंड उरुग्वे। ये फुटबॉल के फील्ड में भी ये नेशंस बड़ा अच्छा काम करते हैं ना। तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल टीम इनमें से किसी एक में है क्या? बाकी इन जो नेशंस है, इन नेशंस के फुटबॉल प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा नाम किया है। करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी कि इसके ओरिजिनल मेंबर्स अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड उरुग्वे हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या? वेनेजुएला एंड बोलिविया आर एसोसिएट मेंबर्स ऑफ मर्कोसर, व्हाइल चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू एंड सूरिनेम आर फुल मेंबर्स। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वेनेजुएला एक्चुअली इसको तो बाहर कर दिया गया था। अभी हम देखेंगे कि वेनेजुएला को अराउंड 2016 बाहर कर दिया गया है। वेनेजुएला, इट्स मेंबरशिप इज सस्पेंडेड सिंस 2016। इवन बोलिविया जो है उसने भी बाद में ज्वाइन किया है, बट अभी तक रेटिफिकेशन नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इट इनकरेक्ट। और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो हैं चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू एंड सूरिनेम। ये एसोसिएट मेंबर्स हैं। So that's why third statement was incorrect. Fourth statement, the headquarters of Mercosur is located in Montevideo, Uruguay. करेक्ट है, क्योंकि उरुग्वे एक इनका फाउंडिंग मेंबर भी है और उरुग्वे में ही मॉन्टेविडियो में मर्कोसुर का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो मर्कोसुर का पर्पस क्या है? इंडिया का इसके साथ क्या रिलेशन है? हमारा देश मर्कोसुर का डायरेक्ट मेंबर नहीं है, बट स्टिल वी कैन डू ट्रेड विथ इट। हम इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। हमारा एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी इनके साथ है, इवन विदाउट हैविंग अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटोग्राफ ऑफ क्रॉपिक। क्रॉपिक को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया, दैट न्यू स्कीम टू स्टडी क्रॉप्स यूजिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए नहीं है गाइज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज सिर्फ ग्रीटिंग्स के मैसेजेस लिखने के लिए नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम एक यूज एग्रीकल्चर के फील्ड में फार्मर्स के लाइफ में भी बेहतरी लाने के लिए, उनके लाइफ को बेटर करने के लिए, उनको क्रॉप से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए भी कर सकते हैं, और वही क्रॉपिक ऐप का पर्पस है। चलिए फिर पहला स्टेटमेंट क्या? द इनिशिएटिव एम्स टू कलेक्ट क्रॉप डाटा यूजिंग फील्ड इमेजेस एंड एआई पावर्ड मॉडल्स। एकदम सही बात है कि फील्ड इमेजेस कलेक्ट करके, मतलब क्रॉप का रियल टाइम इमेजेस कलेक्ट किया जाएगा और एआई पावर्ड डाटा को यूज किया जाएगा, और फिर इस रियल टाइम इमेजेस एआई पावर्ड डाटा को स्टडी करके, एआई पावर्ड मॉडल पे स्टडी करके डिसाइड किया जाएगा कि फार्मर्स को किस तरह से इंश्योरेंस देना है, क्रॉप लॉस क्या हो सकता है, प्रोडक्शन कैसा हो सकता है। ये पहले पायलट फेज में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। द पायलट फेज विल बी कंडक्टेड फॉर 2 क्रॉप सीजन, खरीफ क्रॉप 2025 एंड रबी क्रॉप 2025 एंड 6। अगेन दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, सिंस नया इंट्रोडक्शन है इसलिए पायलट फेज के फॉर्म में, मतलब एक डेमो के फॉर्म में इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। थर्ड, द क्रॉपिक मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली आपको एग्जामिनेशंस में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी भी दे सकता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी दे सकता है, या कोई और मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक दे सकता है, बट हमें याद रखना है कि इसका डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ही इसको डेवलप किया है। याद रखिएगा, क्रॉपिक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ही डेवलप किया हुआ है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो हाँ जी, एकदम सही बात है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही एक पार्ट है, जिसमें डिजिटाइजेशन को यूज करके, कंप्यूटर को यूज करके फार्मर्स के फसल से रिलेटेड, फार्मर के जो क्रॉप्स है उससे रिलेटेड उनके इंश्योरेंस को एश्योर किया जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा फार्मर्स के लाइफ में ओवरऑल इंप्रूवमेंट लाने के लिए। ये यहाँ पे उसके नोट्स अवेलेबल हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कर्च स्ट्रेट से रिलेटेड। कर्च स्ट्रेट से रिलेटेड तो ये एक वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अभी रसिया यूक्रेन के बीच फिर से जो चेंजिंग सिचुएशंस हो रहे हैं, लग रहा था जैसे शांति बहाल हो जाएगी, पर फिर से यूक्रेन ने कुछ वैसी बहादुरी नहीं कहेंगे, बेवकूफ़ी कर दी, जिसके वजह से रसिया यूक्रेन के रिलेशन फिर से शायद वैसे ही पुराने हो गए हैं या बदतर हो गए हैं, और ज़्यादा पुराने खराब हो गए हैं, बदतर हो चुके हैं। तो कर्च ब्रिज हिट बाय यूक्रेन विथ अंडर वाटर एक्सप्लोसिव। अब जब कर्च ब्रिज को यूक्रेन ने अंडर वाटर एक्सप्लोसिव से हिट किया, तो ठीक है, यहाँ पे रसिया और यूक्रेन के बीच के टेंशन तो हैं ही, वर्ल्ड मैप पर इसका क्या असर पड़ता है एक बार देख लो, फिर हम उस क्वेश्चन में जाएंगे।
ये देखिए ब्लैक सी वाला पार्ट है, ब्लैक सी वाला पार्ट, और यहाँ है सी ऑफ अजोव। तो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को कट करने के लिए कर्च स्ट्रेट, ये कर्च स्ट्रेट, जैसे हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच है ना पाक स्ट्रेट, उसी तरह से यहाँ सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट क्या कर रहा है, फिर से देख लो, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव, और उसको कनेक्ट क्या कर रहा है, कर्च स्ट्रेट, एकदम छोटा सा एक पार्ट ये कनेक्ट कर रहा है। अब इस वाले पार्ट को यूक्रेन ने हिट किया है और वो गलती की, और अब आप रसिया का एक्शन देख सकते हैं, है ना। ये जो कर्च स्ट्रेट है ये किसके साइड पर रहा है, अभी क्रीमिया वाले साइड पर रहा है, ठीक है। चलिए इस मैप को आप और भी देखिएगा, इस मैप में जैसे आप पॉइंट देख सकते हैं कि रसिया और लुहांस्क वाला जो रीजन है जहां पे प्रो रसिया रेबल्स हैं उनका लोकेशन क्या है, क्रीमिया का लोकेशन यूक्रेन के कंपैरिजन में क्या है, ब्लैक सी और क्रीमिया किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सेवास्टोपोल का लोकेशन क्या है। अभी टॉम क्रूज की जो मूवी आई है मिशन इम्पॉसिबल, आई रियली आइडियलाइज दैट पर्सन, उसके डेडिकेशन को, डिटर्मिनेशन को आई रियली आइडियलाइज, सैल्यूट करता हूं मैं। तो उस मूवी में भी सेवास्टोपोल नाम के एक सबमरीन का मेंशन है, जो एक प्लेस है यहाँ पर, आप क्रीमिया वाले रीजन में देख सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना मैप पर। क्वेश्चन क्या है हमारा, विथ रेफरेंस टू कर्च स्ट्रेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या, इट कनेक्ट्स द ब्लैक सी विद द सी ऑफ अजोव एंड सेपरेट्स द कर्च पेनिसुला फ्रॉम द तमान पेनिसुला। सही स्टेटमेंट है जी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्ट्रेट इज ओनली 3 to 5 किलोमीटर, छोटा सा रेंज है तो 3 to 5 किलोमीटर का ही होगा। एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट मेकिंग इट ए स्ट्रेटेजिक वाटरवे फॉर ग्लोबल शिपिंग, हाँ करेक्ट है। The city of Kerch lies on the eastern side of the strait on the Taman Peninsula. Actually ईस्टर्न साइड पे नहीं है। हमने क्या देखा अभी मैप में, हमने देखा, देखो फिर से मैं मैप तुमको दिखाता हूं कि सिटी ऑफ कर्च ना ईस्टर्न साइड में नहीं, तमान पेनिसुला उधर पड़ता है, सिटी ऑफ कर्च वेस्टर्न साइड में पड़ता है, ये क्रीमिया वाले पार्ट में। यहाँ है सिटी ऑफ कर्च, वेस्टर्न साइड है ना, दिस साइड इज वेस्टर्न, दैट इज ईस्टर्न। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फोर्थ क्या, इट हैज बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन स्पेशली सिंस 2014 एंड दिस इज करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1, 2 एंड 4 वुड बी द आंसर। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्रीसैट से रिलेटेड। व्हाट इज दिस इक्रीसैट? इक्रीसैट इज एक्चुअली इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉप्स। सेमी एरिड क्रॉप्स जैसे सोरघम हो गया, पी हो गया, चिकपी हो गया, इन सब से रिलेटेड सेमी एरिड क्रॉप्स हो गए। मतलब वैसे क्रॉप्स ना जो कि सेमी एरिड या ड्रॉट लाइक सिचुएशन या सेमी ड्रॉट लाइक सिचुएशंस में भी उग सकते हैं। तो अब सबसे हमारे राजस्थान गुजरात का फार्मर हो गया, वो ऐसे सेमी एरिड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकता है। इवन आंध्रा वाले फार्मर्स भी सेमी एरिड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जहां पे बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती है जो गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली में हो रही हो। ठीक है, ये सेमी एरिड क्रॉप्स हो गए, ध्यान रखो इसको। इक्रीसैट वॉज एस्टेब्लिश्ड, इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, खैर वो क्वेश्चन यहां पर भी है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन इंडिया। इक्रीसैट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1972 अंडर अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड CGIAR। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और CGIAR के एक मेमोरेंडम के थ्रू 1972 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। CGIAR क्या है? CGIAR एक इंटरनेशनल कंसल्टेटिव ग्रुप है। इस इंटरनेशनल कंसल्टेटिव ग्रुप का पर्पस होता है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पॉवर्टी कम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रमोट करना। इंडिया वर्ल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर वाटर उतना इजीली अवेलेबल नहीं है जितना हमारे ब्रह्मपुत्रा या गंगा फील्ड रीजन में होता है। तो सेमी एरिड रीजन में भी जब खेती को लेकर दिक्कत हो तो वहां पे सेमी एरिड क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो सके, इसको लेकर हमारा CGIAR, ये कंसल्टेटिव ग्रुप, मल्टी नेशंस का कंसल्टेटिव ग्रुप, ये इसी फील्ड में रिसर्च करता है कि उन नेशंस में पॉवर्टी नहीं हो, गरीबी नहीं हो। और फिर इंडिया के साथ मिलकर इक्रीसैट का एस्टेब्लिशमेंट 1972 में किया गया, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, हेडक्वार्टर इज इन हैदराबाद। सेकंड स्टेटमेंट क्या? इट कंडक्ट्स रिसर्च ऑन ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स सच एज चिकपी, पिजन पी, पर्ल मिलेट, सोरघम ग्राउंडनट टू सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन ड्राईलैंड रीजन्स। ये मैंने तुम्हें अभी समझाया है कि ये जो क्रॉप्स हैं ये सेमी एरिड या सेमी ड्रॉट क्रॉप्स हैं जो कि लेस वाटर सिचुएशन में भी ग्रो कर सकते हैं। करेक्ट है जी, ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स हैं। इट्स हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन नैरोबी। एक्चुअली हेडक्वार्टर इंडिया में है, हैदराबाद में, और नैरोबी केनिया में ना इनके रीजनल सेंटर्स हैं। हैदराबाद इज द हेडक्वार्टर। ठीक है, बामोका माली ये भी रीजनल सेंटर है, नैरोबी केनिया भी रीजनल सेंटर है, हेडक्वार्टर कहां हो गया?
हैदराबाद में हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट एक्चुअली में रॉन्ग है, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। इक्री सेट के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि इक्री सेट का मेन पर्पस हो गया ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स या सेमी ड्राउट क्रॉप्स या सेमी एरिड क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च करने को लेकर। ये क्रॉप्स आप देख सकते हैं और यूजुअली ये क्रॉप्स आपको उसी रीजन में ज्यादा मिलेंगे। देन वी कम टू सी केयर्स वर्जन 2.0। सी केयर्स वर्जन 2.0 आप यहां पर पीआईबी का एक आर्टिकल देख सकते हो और साथ में ऊपर देखो मिनिस्ट्री ऑफ कोल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल श्री जी किशन रेड्डी जी लॉन्चेज सी केयर वर्जन 2.0 ऑफ CMPFO। CMPFO तो अगेन यहां पर हम प्रोविडेंट फंड का तो हिंट देख ही रहे हैं। CMPFO देखो क्या है, यहां ध्यान दो, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोल माइन से रिलेटेड हमारे जो कोल वर्कर्स हैं उनके प्रोविडेंट फंड या उनके लाइफ को और इजी करने के लिए इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। इस एप्लीकेशन को डेवलप कौन कर रहा है? तो देखो, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC। नाम पहले भी तुमने सुना होगा CDAC का, एक सेंटर जो कि एडवांस्ड कंप्यूटिंग के फील्ड में काम कर रहा है। गवर्नमेंट के ऐसे कई इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, एप्लीकेशंस डेवलप करने का काम करता है, जिससे प्रोविडेंट फंड या पेंशन स्कीम से रिलेटेड बाकी चीजों में ये जो हमारे तो हमारे कोल वर्कर्स जो हो गए उनके प्रोविडेंट फंड स्कीम या बाकी पेंशन स्कीम्स जो हैं उनसे रिलेटेड उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इस सी केयर ऐप का डेवलपमेंट किया गया है, जिसको CDAC ने किया है। तो हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट, इट इज एन अपग्रेडेड वेब पोर्टल फॉर द कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही, डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जी। द प्लेटफॉर्म इनेबल्स रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ क्लेम्स, ऑटोमेटेड लेजर अपडेट्स एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू कोल सेक्टर वर्कर्स। एकदम सही है। देखो, रियल टाइम ट्रैकिंग ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक मैं तुमको लाइव एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मेरे यंगर ब्रदर, छोटे भाई का। So my younger brother, he is working in a multinational company as a software engineer. लास्ट ईयर उसने स्विच किया था, पहले जिस वो कंपनी में काम कर रहा था वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां से स्विच करके अभी वो प्रेजेंट एक फ्रेंच बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। बट पहली जो कंपनी थी, उस कंपनी में जो उसके प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो भी डिडक्शन होता था, अब उसे नए कंपनी में ट्रांसफर करना है। जब उसने नए कंपनी में ट्रांसफर किया तो ड्यू टू फ्यू ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स या ड्यू टू लेस ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसफर का प्रोसेस है ना वो उन लोगों का अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। एंड दैट इज नॉट एन इशू विथ ओनली वन एम्प्लॉय। सिर्फ ये उस मेरे भाई का इशू नहीं है, उसके कंपनी में जो न्यू अभी करंट कंपनी है, उस करंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कई एम्प्लॉय हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी निकल कर आए थे। उनके साथ भी ये इशू है कि उनका PF क्लेम अभी तक सेटअप नहीं हो पाया है, सेटल नहीं हो पाया है, या उनका PF का पैसा जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाया है। ट्रैकिंग वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि पुरानी कंपनी जहां से वो आ चुके हैं वहां के HRs अब रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। नई कंपनी के HR जो है वो बोलते हैं कि तुम पहले पुरानी कंपनी के वहां से क्लियर करवा के लाओ। तो ये रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं होने की वजह से ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। और स्पेशली जब हम कोल वर्कर्स की बात करें जिनके लिए एक एक पैसा इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए तो रियल टाइम ट्रैकिंग और ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई ये सी केयर वर्जन 2.0 दिस इज वेरी नेसेसरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको GS पेपर 2 में गवर्नेंस के एग्जाम्पल में भी इंक्लूड कर सकते हो आंसर लिखने में, याद रहेगा। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल भी याद रखना। थर्ड क्या है? इट इज एक्सक्लूसिवली डिजाइंड फॉर यूज बाय CMPFO ऑफिशियल्स एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सेस और सर्विसेज टू कोल सेक्टर वर्कर्स। तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि ये सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए होगा, वर्कर्स के लिए नहीं? तो ये स्टेटमेंट जानबूझ के मैंने इसलिए डाला कि आप ये एक्सक्लूसिवली वर्ड्स और इन डिफरेंसेस पे ध्यान दीजिए। ये वर्कर्स और ऑफिशियल्स दोनों के लिए है, नॉट ओनली फॉर ऑफिशियल्स। सो 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। 1 and 2 ओनली हो जाएगा इसका आंसर। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कल मैंने तुम्हें दिया था। कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था अबाउट गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये हमारे बड़बोले USA के प्रेसिडेंट ट्रंप अंकल ने अनाउंस किया था। ट्रंप अंकल ने क्या बोला कि ये मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम होगा जो स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स को भी यूज करेगा। अभी ये ऑपरेशन में नहीं आया है, अभी जस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है इसको।
स्लोली और ग्रेजुअली इट वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस, जिससे कि स्पेस बेस्ड प्रोटेक्शन भी हम वो हॉलीवुड की मूवीज में भी देखते हैं, कई बॉलीवुड की मूवीज में भी, इंडियन मूवीज में भी, कि स्पेस बेस्ड एक लेयर बनाना, एक ऐसा लेयर बनाना कि सपोज स्पेस से भी अटैक किया गया, इवन हाइपरसोनिक मिसाइल से या क्रूज मिसाइल से, तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, ऑपरेशनल नहीं हुआ है, अनाउंस हुआ है बस। सेकंड क्या, विद रेफरेंस टू द रेलवे इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे की हिस्ट्री क्या है? ब्रिटिश ने पहली बार रेलवे लाइन जम्मू एंड कश्मीर में कब स्टेब्लिश किया था? 1897 में। तो ये याद रखिए, 1897 इज द करेक्ट थिंग। इसी साल 1897 में ब्रिटिश ने जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे इंट्रोड्यूस किया था। 1897 से कुछ साल पहले चलो 1893। 1893 का इंडियन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है 1893 का। तुम मुझे बताओ कि वो इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है, रिलेटेड टू व्हाट, किस चीज से रिलेटेड है 1893? ये तुम बताओगे, और तुम बताओ, है ना, ये मेहनत करो, काम चोर नहीं बनो तुम लोग। इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ 40-45 किलोमीटर बिटवीन जम्मू एंड सियालकोट इन द प्लेन्स। तो ये भी सही है, जम्मू और सियालकोट के बीच का ये 1897 का स्ट्रेच था। सियालकोट अब कहाँ चले गया? तो अब चले गया पाकिस्तान वाले एरिया में, और जम्मू हमारा प्यारा भारत इंडिया में है। ये भी सही है। इंडिपेंडेंस के बाद जब ये सियालकोट वाला रीजन पाकिस्तान वाले एरिया में चले गया ना, देन अंटिल द पठानकोट जम्मू लाइन ओपनड इन 1975, जब पठानकोट जम्मू लाइन जब तक ओपन नहीं हुई थी 1975 में, देन द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू जम्मू एंड कश्मीर वाज पठानकोट इन पंजाब। तब तक के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यही पठानकोट पंजाब बना हुआ था, क्योंकि जम्मू स्टेशन से कोई ट्रेन चल नहीं रही थी। तो जम्मू एंड कश्मीर को लोगों को पठानकोट पंजाब से ट्रेन पकड़ना पड़ता था। फिर 1975 में भारत की सरकार ने पठानकोट जम्मू लाइन को ऑपरेशनल कर दिया। तो आप जम्मू से पठानकोट आए, पठानकोट से दिल्ली आए, दिल्ली से गुवाहाटी आए, इंडिया में जहां भी जाना है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? पहला, अगेन एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। माउंट इटाना, द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरोप, इज लोकेटेड इन वेयर? आपको दो इटली का ऑप्शन दिए है मैंने, एक फ्रांस और ग्रीस का। पहले तो आंसर ढूंढना, और उसके बाद फिर ढूंढना सार्डिनिया, सिसिली, कॉर्सिया एंड क्रेटे, इनका लोकेशन क्या है मैप पर। ये भी तुम्हारा काम है, मैप बेस्ड वर्क करना। देन दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? अबाउट यूपीआई हैंडल वैलिड। यूपीआई से पेमेंट तो हम सब लोग करते हैं, हमने रिकॉर्ड भी स्टैब्लिश कर दिया, पर ये एक नया चीज आया है, यूपीआई हैंडल वैलिड, @वैलिड। ये किससे रिलेटेड है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है? इसका क्या पर्पस है? तो पहले थोड़ा पढ़कर, थोड़ा होमवर्क करके आंसर कीजिएगा, कल मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। कल हम लोग फिर न्यू क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।